बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं कैटजन के चैप्टर 33 की पार्ट 1 की वीडियो को। इस पार्ट में इंट्रोडक्शन के बाद इंशाल्लाह हम आयरन के रोल को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन में तो वो सिंपल पैथोलॉजी वाली बातें कर रहे हैं, उनके हम बस कॉन्सेप्ट्स लेंगे ताकि आगे ड्रग समझ आ जाए। वो बता ये रहे हैं कि जो ब्लड सेल्स होते हैं वो बड़ा अहम रोल प्ले कर रहे होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, और उनकी जो डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी कॉमन है। जैसे मिसाल के तौर पर एनीमिया, जब ऑक्सीजन कैरिंग आरबीसी की कमी हो तो उसको हम कहते हैं एनीमिया। अब एनीमिया दो तरह का होता है, या तो छोटे छोटे आरबीसी बन रहे होते हैं, इसको हम कहते हैं माइक्रोसिटिक एनीमिया, ये अक्सर आयरन डेफिशिएंसी की वजह से होता है, ठीक है। या काफ़ी बड़े बड़े आरबीसी बन रहे होते हैं, उसको हम कहते हैं मैक्रोसिटिक एनीमिया। ये जो होता है वो अक्सर विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कमी से हो रहा होता है। सही के बाद इनकी डिटेल्स हम आगे जाके देखेंगे। यहाँ पे वो ये बात बता रहे हैं कि भाई अगर इनकी डेफिशिएंसी से हो रहा है तो इसका ट्रीटमेंट हम क्या करेंगे, भाई जिस चीज़ की डेफिशिएंसी है उस चीज़ की सप्लीमेंट दे दो पेशेंट को, ठीक है। तो एक तो ये बड़ा सिंपल सा ट्रीटमेंट हो गया। उसके अलावा जेनेटिक और ट्रांसफ्यूजन और भी ट्रीटमेंट्स होते हैं, लेकिन एक तो ये सिंपल सा हो गया कि भाई जिस चीज़ की कमी है वो चीज़ पेशेंट को आप दे दो। तो सबसे पहले अब ब्लड सेल डेफिशिएंसीज में हम सबसे पहले देखते हैं भाई एनीमिया की टाइप्स। मतलब पहले डिस्कस करनी है, थोड़ा सा और देख लेते हैं। अगर छोटा एनीमिया बन रहा है, छोटा आरबीसी बन रहा है, उसको हमने क्या कहा, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया। ये तो आयरन डेफिशिएंसी से बनता है, ये तो बात आसान हो गई। और अगर बड़े आरबीसी बन रहे हो, हमने कहा था मैक्रोसिटिक एनीमियाज। अच्छा, बड़े आरबीसी के और भी कॉज होते हैं, लेकिन मेन कॉज इसका विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी है। तो वो वाले मैक्रोसिटिक एनीमियाज जिनका कॉज ये हो विटामिन B12 और ये इसकी डेफिशिएंसी हो, ऐसे मैक्रोसिटिक एनीमियाज को हम कहते हैं मैगलोब्लास्टिक एनीमिया, ठीक है। अब ये जो विटामिन की कमी हुई है, इसकी कमी के काफ़ी सारे कॉजेज हो सकते हैं। हो सकता है डाइट में कम विटामिन खा रही हूँ, लेकिन इन विटामिन की कमी का मेन कॉज ये होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं था आपकी जीआईटी में, और इंट्रिंसिक फैक्टर ना होने की वजह से विटामिन की एब्जॉर्प्शन कम हुई है या एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकी, ठीक है। तो अगर इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी की वजह से हो रहा हो तो उसको ऐसे मैगलोब्लास्टिक एनीमिया को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया, ठीक है। अब फर्दर सब टाइप्स, बड़ा आरबीसी बन रहा है तो मैक्रोसिटिक, ये तो एक जनरल सी टर्म हो गई। अगर बड़ा आरबीसी बनने का कॉज विटामिन की कमी है तो हम कहेंगे भाई ये जो मैक्रोसिटिक एनीमिया है ये मैगलोब्लास्टिक है, ठीक। और अगर विटामिन की कमी का कॉज इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी हो तो हम कहते हैं कि भाई ये मैगलोब्लास्टिक एनीमिया पर्नीशियस एनीमिया है। गुड हो गई बात। तो ये तो बड़ी सिंपल सी बात है जो यहाँ पर डिस्कस की हुई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास अदर ब्लड सेल डेफिशिएंसीज। इसमें वो ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि जो दूसरे आपके पास प्लेटलेट्स हो गई, वाइट ब्लड सेल्स हो गए, मुख्तलिफ लीनेजेस होती हैं आपके पास, उनकी भी डेफिशिएंसीज हो सकती हैं, और वो प्रॉब्लम्स रेडिएशन की वजह से आ सकती हैं, कैंसर कीमोथेरेपी की वजह से आ सकती हैं, मुख्तलिफ कॉजेज हो सकते हैं आपके पास, सही है। अच्छा, आरबीसीज की कमी ना सिर्फ इन डेफिशिएंसी से होती है बल्कि आरबीसीज के ब्रेकडाउन बढ़ जाने की वजह से भी होती है, तो उसको हम कहते हैं इरेथ्रोसाइट डिस्ट्रक्शन। और ऐसे एनीमिया को हम नाम देते हैं हीमोलिटिक एनीमिया, क्योंकि इसमें लिसेस हो रहा है, ब्लड सेल्स टूट रहे हैं, तो ये कहलाता है हीमोलिटिक एनीमिया। जिस तरह के यहाँ पे वो उसकी एग्जांपल दे रहे हैं। हीमोलिटिक एनीमिया की एक एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया। इसमें होता है बेसिकली ये कि जो हीमोग्लोबिन होता है उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और जो हीमोग्लोबिन बनती है उसको फिर हम नाम दे रहे होते हैं HbS। सिकल सेल की जो हीमोग्लोबिन होती है वो ये कहलाती है। अब ये HbS जो है ना, इसका ऑक्सीजन को बाइंड करके ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने में इतनी दिलचस्पी नहीं रहती, बल्कि ये और मज़ीद HbS के साथ मिला के ऐसे क्रिस्टल से या मतलब फॉर्मेशंस बनाना शुरू कर देती है, मैस बनाना शुरू कर देती है। इसकी वजह से होता ही है कि जो आपका आरबीसी है उसकी शेप ख़राब हो जाती है, सिकल शेप आरबीसी हो जाता है, पहली बात। दूसरा, आरबीसी की वो जो लचक होती है ना, जिसकी वजह से वो बारीक बारीक जगहों से जो फटे वगैरह गुजर जाता है, वो लचक भी कम हो जाती है। यहाँ पर लिखा हुआ है रिड्यूस्ड डिफॉर्मेबिलिटी, ठीक है। और उसके अलावा आरबीसी की जो मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी है वो भी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से जो अंदर हीमोग्लोबिन है वो भी ख़राब होना शुरू होती है। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आरबीसी फटना शुरू होते हैं, उनका रप्चर इंक्रीज़ कर जाता है। तो इसको हम कहते हैं, कौन सा हो गया, हीमोलिटिक एनीमिया। इसको ट्रीट करने के लिए हम देते हैं वॉक्सिलोटर, ठीक है। वॉक्सिलोटर सीधी सी बात है, ये जो HbS है ना, इसे कहता है कि यार तुम्हारा काम ऑक्सीजन को बाइंड करना है, प्लीज़ वो करो। तो इसकी ऑक्सीजन बाइंडिंग एबिलिटी को बढ़ा लेता है, और ये सिकलिंग एबिलिटी थी इसको ये कम कर लेता है, ऑक्सीजन के साथ इसकी अफिनिटी को इंक्रीज़ कर देता है। तो इस वजह से ये इसको ब्लड सेल्स के टूटने को कम कर लेता है। जरूरी बात है, ब्लड सेल्स टूटते हैं या कई ब्लड सेल्स फंसते हैं, वो आपके ब्लड वेसल्स को मतलब ब्लॉक भी कर रहे थे, बड़े मसले कर रहे थे, तो ये उन सारे मसलों को थोड़ा बहुत प्रिवेंट कर लेता है। अलबत्ता ये जो वॉक्सिलोटर है इसका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि ये में आसान जो आप वो वाले साइड इफेक्ट है जो हम अक्सर ड्रग में लिख छोड़ते हैं, डायरिया, एब्डोमिनल पेन, नोजिया, फटीग, रैश, फीवर, ब्ला ब्ला ब्ला। सही के बाद अब हम मेन आ जाते हैं आयरन की तरफ। अब हमने आयरन को डिस्कस करना है, ठीक है। अब हम पर्टिकुलर फार्माकोलॉजी की तरफ आ रहे हैं। वैसे तो आयरन की भी पहले हम ये फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ तक समझ लो फिजियोलॉजी डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ से आगे फार्माकोलॉजी शुरू होती है, सही है।
तो थोड़ी सी पैथोलॉजी पढ़ ली, अब थोड़ी सी फिजियोलॉजी पढ़ते हैं। एक तो सच्ची फार्मा में सब कुछ पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले रोल ऑफ आयरन थोड़ा सा उन्होंने डिस्कस किया हुआ है। बस सीधी सी बात है, हमारी बॉडी के अंदर एक थोड़ी सी क्वांटिटी में आयरन, मतलब एक मखसूस क्वांटिटी में आयरन मौजूद होता है। बहुत ज़्यादा ये आई एम वेरी सॉरी फ्लक्चुएट करने वाली चीज़ नहीं है। बॉडी में ज़्यादातर आयरन हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन की फॉर्म में ही पाया जाता है, ठीक है। बाकी जो आयरन ट्रांसपोर्ट हो रहा होता है, यानी ब्लड के अंदर फिर रहा होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ ट्रांसफेरिन फिर रहा होता है, ठीक है। और जो आयरन हमारे सेल्स वगैरह में स्टोर्ड होता है, वो इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन स्टोर्ड होता है। सही होगी बात। आमतौर पे हमारे जो ब्लड सेल्स होते हैं, उनसे जो उनके टूटने से जो आयरन निकलती है, हम उसी आयरन को इस्तेमाल करके मज़ीद ब्लड सेल्स बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा आयरन की हमें ज़रूरत नहीं होती, ना ही आयरन की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी होती है। हाँ, अगर तो डाइट में बिल्कुल ही आयरन ना हो तो डेफिशिएंसी होती है, या जो मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस होता है, यानी जो वुमेन मेंस्ट्रुएशन से गुजर रही होती हैं, ज़ाहिर बात है उनमें ब्लड निकल रहा है, उनमें ब्लड लॉस हो रहा है, आरबीसी निकल रहे हैं और आयरन की कमी आ रही होती है, तो वहाँ पे आयरन की कमी आ जाती है। हाँ, जो बच्चे हैं उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा, क्योंकि वो ग्रोइंग एज में होते हैं। इसी तरह जो प्रेग्नेंट फीमेल है, उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट कई गुना बढ़ जाती है। इसी तरह से जो लैक्टेटिंग फीमेल्स होती हैं, उनकी आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। तो ये जो ऐसे सिनेरियोज़ हैं, इनमें आयरन की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। अगर वो हम पूरी ना कर सके तो जारी बात है फिर आयरन डेफिशिएंसी हो जाएगी। सही होगी बात। तो सिंपल सी बातें हो गई यार। अब रेगुलेशन ऑफ आयरन स्टोर्स को रेगुलेट करते हैं बड़े मज़े के तरीके से। इस डायग्राम को हम समझ लेंगे तो बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। सही, बल्कि ये ज़्यादा चीज़ समझ में आ जाएंगी हमें। ये जो है ना, ये है आपकी गट, यानी कि जो इंटेस्टाइन होती है ना, यहाँ पे आपने खाना खा लिया, ये आपका खाना बोलस आ रहा है। सही के बाद इसके अंदर आयरन भी मौजूद था। अब अक्सर खाने में तो ना ये हीम की फॉर्म में मौजूद, अब आप जिस तरह ये खाते हो बोटियाँ छोटियाँ, मीट खाते हो, तो मीट के अंदर तो मायोग्लोबिन वगैरह मौजूद होता है ना, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन ये वाली फॉर्म मौजूद होती हैं। तो कुछ आयरन तो आपके पास उसी फॉर्म में आता है, और बाकी कुछ आयरन होता है जो कि हाँ मतलब दूसरे सब्सटेंसेस के साथ कंबाइंड फॉर्म में होता है, उसको हम उतारते हैं। बहरहाल जो भी है, एक तो काम ये है कि आयरन जो है वो हीम के साथ लगा हुआ हो, हीम का ग्रुप बना हुआ हो, और उसको ये वाला रिसेप्टर एक्सेप्ट कर ले, हीम के ग्रुप के साथ मिला मिलाई एक्सेप्ट कर ले, सालम ही इसको उठा ले। ये जो रिसेप्टर होता है ये कहलाता है हीम कैरियर प्रोटीन 1। तो हीम कैरियर प्रोटीन 1 ने हीम को ही ट्रांसपोर्ट करके जो गट के साथ ये जो सेल थे, एपिथेलियल सेल्स थे, इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल, उसमें इनटेक करवा लिया। ये तो इनटेक का एक तरीका हो गया। इनटेक का दूसरा तरीका होता है हमारे पास, मतलब एक्टिव ट्रांसपोर्ट करवा लेते हैं हम इसकी, यानी एनर्जी को यूज़ करते हैं और ये हमने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू आयरन को अंदर कर लिया। ये जो होता है ये कहलाता है हमारे पास डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। तो डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर के थ्रू हमने Fe2+ वाली फॉर्म यानी कि फेरस फॉर्म को इनटेक करवा लिया। ठीक है, तो इंटेस्टिनल सेल में दाखिल होने के लिए दो रास्ते हैं, एक तो हीम की फॉर्म में एंटर हो जाए विद द हेल्प ऑफ हीम कैरियर प्रोटीन, या फिर वो फेरस फॉर्म में एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू एंटर हो जाए विद द हेल्प ऑफ डाइवेलेंट मेटल ट्रांसपोर्टर। यहाँ तक बात समझ में आ गई। यहाँ पे एंटर हो गया। अब यहाँ पे एंटर होने के बाद या तो ये इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल में स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फेरेटिन, ये बनाया हुआ उन्होंने डब्बा जो बनाया हुआ ना फेरेटिन, ठीक है, थोड़ा बहुत ये फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर भी होता है। बाकी जो होता है वो फिर आगे जाता है विद द हेल्प ऑफ फेरोपोर्टिन। ये जो उन्होंने FP लिखा हुआ है ना, ये है फेरोपोर्टिन। फेरोपोर्टिन की मदद से ये आगे चला गया। ठीक है, ये Fe, या याद रखना ये जो ब्लू वाला बना हुआ है ना, ये Fe2+ है, यानी कि फेरस है, 2+ फेरस। अच्छा, और ये जो ऑरेंज वाला ना, ये Fe3+ है, यानी कि फेरिक फॉर्म है। गुड होगी बात। तो जहाँ पे वाले जो इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स के अंदर आया था, कुछ तो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो गया, बाकी हमारे फेरोपोर्टिन ने आगे भेज दिया। आगे जाने के बाद ये फेरो ऑक्सीडेज की वजह से ऑक्सीडेट हो गया, यानी फेरिक फॉर्म में आ गया, और यहाँ से ये हमारे ब्लड के अंदर आ गया। लो जी, ये जो था मोहतरम, ये हमारे ब्लड के अंदर आ गया Fe3+ फॉर्म में, फेरिक फॉर्म में। अब ब्लड के अंदर जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है वो आ जाती है हमारे पास, जिसका नाम था ट्रांसफेरिन। ये ब्राउन वाली, ये आगे ट्रांसफेरिन, और ट्रांसफेरिन ने अपने साथ इस आयरन को अटैच कर लिया। तो ये ट्रांसफेरिन आपके पास पूरी बन गई है। ये देख रहे हो, ये यहाँ पे बनी हुई है। ये एक आयरन उसने अटैच कर लिया, दूसरा आयरन उसने अटैच कर लिया, बल्ले बल्ले हो गई। अब ये ट्रांसपोर्ट होकर मुख्तलिफ जगहों पर चली जाएगी। अब आयरन कहाँ जाती होगी? एक तो लिवर में जाती है, उसके अलावा आयरन आपको मजीद RBCs की प्रोडक्शन के लिए चाहिए। तो ज़ाहिर सी बात है, जहाँ भी बोन मैरो है, जहाँ भी RBC की प्रोडक्शन हो रही है, ये वहाँ भी जाएगी। ठीक है, तो ये जो है आपके पास चली गई, लिवर के पास भी चली गई, बोन मैरो के पास भी चली गई। अब लिवर हो गया या बोन मैरो हो गया, उनके पास होता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स। ये देख रहे हो पिंक से कलर का, जिसकी मैं ब्रेन पर लगा हुआ था, ये वाला ये होता है ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स। ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर्स जो होते हैं, ये ट्रांसफेरिन को पकड़ते हैं और कहते हैं आ जाओ भाई अंदर चलते हैं। और ये हो गया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये ट्रांसफेरिन रिसेप्टर और ट्रांसफेरिन का जो कॉम्प्लेक्स है वो एंडोसाइटोस हो गया।
एंडोसाइटोज होने के बाद इसके ऊपर से हम आयरन को उतार लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो था ना रिसेप्टर हो गया, ट्रांसफेरन हो गया, उसको हम वापस भेज देते हैं कि भाई तुम वापस जाओ, तुम मजीद आयरन को लेके आओ। तो ये हमने बाकी जो सारा कुछ था उसको वापस भेजा रिसाइकलिंग के लिए, और जो आयरन थी उसको बता हमने इस्तेमाल फरमा लिया है आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए। गुड हो गया। सेम काम होगा आपके पास लिवर के अंदर भी। ये लिवर सेल्स शो किए हुए हैं हेपेटोसाइट्स, ये ब्लड बोन मैरो सेल्स हैं, ये लिवर सेल्स हैं। वहाँ पे भी आपके पास इसी तरह का रिसेप्टर मौजूद था, वहाँ भी आपने इसी तरह का उसका इनटेक किया, आपके पास आयरन आ गई, आयरन को आपने या तो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर कर लिया, या और ये जो आपका कॉम्प्लेक्स था रिसेप्टर वगैरह ट्रांसफेरेंट वगैरह उसको आपने वापस भेज दिया, सही है, और ये आयरन आपके पास अंदर आ गई। आयरन को हम लिवर सेल से निकाल भी सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फेरोपोर्टिन, कोई ऐसी इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन ये बहरहाल। अब मैंने आपसे कहा था कि आपको बहुत ज़्यादा आयरन तो एब्जॉर्ब करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि यूजुअली जो आपके ये आयरन मौजूद होती है, अल्लाह आपका भला करे, जब आप ब्लड सेल्स को तोड़ते हो, आरबीसी को तोड़ते हो, उनसे जो आयरन निकलती है उसको हम रिसाइकिल कर लेते हैं। तो ये आ गया आपके पास स्प्लीन या अदर मैक्रोफेजेस आरबीसी को तोड़ने वाले, ठीक है। तो ये वो बता रहे हैं कि जी एक बेकार सा आरबीसी आया, जो बूढ़ा आरबीसी था वो आरबीसी आया, वो आरबीसी टूटा, उसमें से जो आयरन निकली, आप देख सकते हैं ये आयरन को इन्होंने घुमाया नहीं है, बल्कि आयरन को वापस ब्लड में भेज दिया ताकि तुम मजीद आरबीसी के बनने में इस्तेमाल हो सको। ये आयरन निकलेगी, ये ट्रांसफेरेंट के साथ जाएगी और दोबारा जाके बोन मैरो में चली जाएगी। तो ये इस तरह से यूज़ होती चली जाती है, आयरन ऐसे ज़ाया नहीं की जाती। गुड होगी बात। अच्छा जी, और कौन सी बातें रह गई थी? अच्छा, एक और बात रहती है जनाब वाली, एक प्रोटीन होती है हमारे पास हेप्सिडिन। ये प्रोटीन हमारे पास लिवर प्रोड्यूस करता है। ये कब प्रोड्यूस करता है? जब लिवर देखता है ना कि यार आयरन काफ़ी ज़्यादा, आयरन एक ऐसी चीज़ है जो कि देखो होना बड़ी ज़रूरी है, बड़ी वाइटल है। अगर आयरन ना हो तो बीमारियाँ हो जाती हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर आयरन ज़्यादा हो जाए तो भी बीमारियाँ हो जाती हैं। तो यार इसको तो बड़ा अच्छा रेगुलेट करना पड़ेगा। एक और बात बताऊँ मैं इसके बारे में आपको, ये बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट नहीं होती, ना ये बहुत ज़्यादा यूरिन के थ्रू निकलती है, ना ये को बहुत ज़्यादा स्टूल्स के थ्रू निकलती है, तो इसकी एक्सक्रीशन भी बहुत थोड़ी है। तो अगर फालतू हो गई तो बॉडी के लिए मसला बन जाएगा। इसका मतलब है बॉडी बड़ी एहतियात से आयरन की एब्जॉर्प्शन को रेगुलेट वगैरह करती है, ठीक है ना। ये बड़ा एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता है इसके रेगुलेशन का। तो रेगुलेशन को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेशन को रेगुलेट कर रहा हूँ, आयरन को रेगुलेट करने के लिए होता है हेप्सिडिन। अब लिवर जब देखता है कि आयरन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, फेरेटिन काफ़ी ज़्यादा हो रही है, तो ये प्रोड्यूस करता है हेप्सिडिन, और हेप्सिडिन इस फेरोप्रोटीन को इनहिबिट करता है। जब फेरोपोर्टिन इनहिबिट होता है, फेरोप्रोटीन करता है फेरोपोर्टिन इनहिबिट होगा तो ज़ाहिर सी बात है इंटेस्टिनल सेल से आगे आयरन आएगी ही नहीं। तो इंटेस्टिनल सेल में थोड़ी सी आयरन भर जाएगी और फिर इंटेस्टिनल सेल आपकी गट में से आयरन को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे। तो आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करने के लिए ये हेप्सिडिन मोहतरम मौजूद हैं, जो कि आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम करते हैं ताकि बस भाई मज़ीद आयरन ना आए। लिवर कहता है यार बस प्लीज़ मज़ीद आयरन ना आए। अब एक और बात देखो, ये जो है ना आपके बोन मैरो सेल्स ने जब ज़्यादा आरबीसी बनाने होते हैं, या इनको लगता है कि भाई अभी आयरन ज़्यादा आनी चाहिए, तो ये इधर एक हार्मोन है जिसका नाम है इरिथ्रोफेरॉन। ये जो इरिथ्रोफेरॉन है ये हेप्सिडिन को इनहिबिट करता है। जब इरिथ्रोफेरॉन हेप्सिडिन को इनहिबिट करता है तो ज़ाहिर बात है आयरन का इंटेक बढ़ जाता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है। गुड होगी बात। हेप्सिडिन अगर अकेला हेप्सिडिन होगा तो वो क्या करेगा? आयरन की एब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़े तो क्या करेंगे? इरिथ्रोफेरॉन हेप्सिडिन को इनहिबिट करेगी ताकि आयरन की एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। टन। बाकी जो एलिमिनेशन मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा नहीं होती, सिर्फ स्वेट के थ्रू, स्लाइवा के थ्रू थोड़ी बहुत होती है। बाकी जो मेंस्ट्रुएटिंग फीमेल्स हैं उनमें जाहिर सी बात है मेंस्ट्रुएशन के थ्रू भी जो ब्लड निकल रहा है उसमें भी आयरन निकल रहा होता है। तो ये वाला जो सारा सिनेरियो था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं थी। अब हम आते हैं क्लिनिकल यूज़ की तरफ। एक तो बात याद रखना, आयरन सप्लीमेंटेशन सिर्फ उस पेशेंट को देनी है जिसमें आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, बस। हर किस्म की एनीमिया भी नहीं देनी, हर दूसरी चीज़ में भी देनी। इसकी एक ही इंडिकेशन है और वो है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। और ये ओरल फॉर्म में काफ़ी अच्छा होता है, ऐसे नहीं है कि आपको यार एब्जॉर्ब नहीं हो पाता ब्ला ब्ला। तो ओरल फॉर्म में हम इसको दे देते हैं फेरस सल्फेट, फेरस ग्लूकोनेट, फेरस फ्यूमरेट, ठीक है। ये तीन आपके फॉर्म्स हो गई, ड्रग्स हो गई। इस फॉर्म में हम सप्लीमेंटेशन दे देते हैं, बल्ले बल्ले हो गई। लेकिन अगर कोई पेशेंट को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया इसलिए हुआ है क्योंकि वो पेशेंट आयरन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता, तो फिर जारी बात है आप उसको मज़ीद डाइट में दिए जाओगे, उसको पहले आयरन एब्जॉर्प्शन का मसला, तो फिर हम उसको पार एंट्रली आयरन दे देते हैं, यानी कि इंजेक्शन लगा देते हैं आयरन का। तो इंजेक्शन फॉर्म कौन कौन सी है हमारे पास? आयरन डेक्स्ट्रोन है, आयरन फेरिक ग्लूकोनेट है कॉम्प्लेक्स है, आयरन सुक्रोस है, ठीक है। ये जो हम पार एंट्रली देते हैं ना, ये वो बता रहे हैं कि एक इस तरह का कोलॉइड बनाते हैं हम जिसमें आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड की कोर होती है और उसके इर्द गिर्द कार्बोहाइड्रेट वगैरह लगे हुए होते हैं, ठीक है। आयरन ऑक्सी हाइड्रोक्साइड जो हो गया, ऑक्सी हाइड्रोक्साइड इसकी कोर हो गई, इर्द गिर्द हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स लगे हुए हैं। ये मैंने सी बना रहा हूँ अजीब से।
और इसका जो कोलॉइड सोल्यूशन होता है वो हम पारेंटरली इंजेक्ट कर देते हैं बंदे के अंदर। अल्लाह आपका भला करे। सही होगी बात। अच्छा जी, इंजेक्शन के फॉर्म हमने देख ली, आयरन डेक्स्ट्रिन, सोडियम फेराग्लूकोनेट कॉम्प्लेक्स और आयरन सुक्रोज, ये भी बात ठीक हो गई। अच्छा, अगर किसी को हीमोलिटिक एनीमिया हुआ फिर ना आयरन देना, क्यों भाई? अब हीमोलिटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का ब्रेक डाउन बढ़ गया। अब जब आरबीसी का ब्रेक डाउन बढ़ेगा तो आरबीसी में से क्या निकलेगा, आयरन। तो अगर आरबीसी का ब्रेक डाउन बढ़ा हुआ है, इसका मतलब है इस बंदे के अंदर पहले ही ज़्यादा आयरन हुई हुई है। आपने कहा यार इसको एनीमिया है, शायद आयरन डेफिशिएंसी हो, चलो आयरन की दवाई दे दें, तो भाई काम ख़राब हो जाएगा, क्योंकि उसमें पहले ही आयरन ज़्यादा थी, आपने कुछ और आयरन दे दिया। तो डॉक्टर साहब सोच समझ के दवाई दिया करें ना, ऐसे तो ना दिया करें। अच्छा ऑल राइट, फिर एक और आयरन की फॉर्म बता रहे हैं, पैरा सुपरा मैग्नेटिक, सुपरा मैग्नेटिक है, बस ये केमिस्ट्री की बातें, आप गोली मारें इनको, जो पोल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं सुपरा मैग्नेटिक कहते हैं। खैर एनीवेज, ये इसकी एक ड्रग का नाम है फिरोमॉक्सिटॉल। बस ये याद रख लो कि जो फिरोमॉक्सिटॉल है ना, ये एमआरआई के रिजल्ट्स को इफेक्ट करता है, इसलिए हम पहले एमआरआई कर लेते हैं, उसके बाद फिरोमॉक्सिटॉल की सप्लीमेंटेशन देना शुरू करते हैं। सही के बाद बस ये आप जेब में रख लो। ऑल राइट जी, अब हम आ जाए, क्लिनिकल यूज़ हमने देख लिए, अब हम आ जाते हैं साइन सिम्टम्स थोड़ी और चीज़ों की तरफ। वैसे यहाँ भी क्लिनिकल यूज़ ही लिखे हुए हैं यार, एक तो उसको हेडिंग भी नहीं बनानी आती, क्या करे बंदा इसका। अच्छा, एक होता है एक्यूट आयरन इंटॉक्सिकेशन। अब एक्यूट आयरन का मतलब है अचानक आयरन बढ़ गई, ये आमतौर पे होती है अगर बच्चे गलती से आयरन वाली गोलियाँ खा लें, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, एक्यूट आयरन इंटॉक्सिकेशन का ट्रीटमेंट होता है, एक तो ये बात है कि आप पेट में से, स्टमक में से, गट में से जितना निकाल सकते हो आयरन को निकाल लो, ठीक है, वो जिस भी तरह से निकाल लें। उसके अलावा पार एंट्रली हम डिफ्रॉक्सामीन इंजेक्ट कर देते हैं, ताकि वो जो आयरन है उसको चिपका ले अपने साथ और चिपका के बाहर निकाल ले, आयरन को टिश्यूज़ के अंदर ना जाने दे। क्योंकि जब आयरन बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए ना, तो वो आपके कुछ टिश्यूज़ के अंदर घुसना शुरू हो जाती है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। नॉर्मली आयरन कहाँ स्टोर हो रही है, एक तो हमने देख लिया इंटेस्टिनल एपिथेलियल सेल्स में स्टोर हो रही है, हमने देख लिया भाई वो लिवर में स्टोर हो रही है, उसके अलावा वो मैक्रोफेजेस में स्टोर हो रही है, यहाँ तो चलो स्टोर होती है। लेकिन अगर एक्सेस होना शुरू हो जाए तो फिर वो स्किन में, हार्ट में, पैंक्रियास में, इस तरह दूसरे ऑर्गन्स में भी स्टोर होना शुरू हो जाती है। ज़रा ख़तरनाक बात है यार, देखो ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आयरन की इंटॉक्सिकेशन नहीं होनी चाहिए, आयरन बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या हो गया, डिफ्रॉक्सामीन हमने इंजेक्ट कर दी। हाँ, वो चारकोल ना इंजेक्ट कर देना, चारकोल कोई नहीं आयरन को निकालती, वो असल में एक पुराना क्लेटर में पता है ना चिपकाने वाली चीज़ चारकोल, लेकिन आयरन के केस में वो कह रहे हैं चारकोल इतना इफेक्टिव नहीं होता। सही की बात। अच्छा, फिर दूसरी होती है क्रोनिक आयरन ओवरलोड। भाई टाइम के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता आयरन ज़्यादा हो रही है, ये या तो उन पेशेंट्स में होती है जिनमें जेनेटिकली आयरन की एब्जॉर्प्शन कम हो, आयरन की एब्जॉर्प्शन ज़्यादा, जेनेटिक इश्यूज़ आ रहे हो, ठीक होगी बात, या फिर उन पेशेंट्स में होती है जो बार बार ब्लड लगवाते हो। अब बेचारा यार कोई थैलेसीमिया का पेशेंट है तो वो ब्लड लगवाता रहता है। अब जब ब्लड लगवाई जाता है तो ज़ाहिर सी बात है उसके अंदर आयरन आप ठोक के आपने ब्लड की बोतलें लगाई जा रही है, उसमें तो आयरन दी जा रही है। और ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, आयरन को एक्सक्रीट करने के लिए कोई मेजर मैकेनिज्म तो है नहीं, वो तो या स्लोइंग ऑफ स्किन से तो जाती है, या थोड़ी बहुत स्वेट से, या थोड़ी बहुत उसकी एक्सक्रीशन होती है। आप उसको खून की बोतलें लगाई जा रही हो तो वो जाहिर बात है पेशेंट बेचारे के अंदर आहिस्ता आहिस्ता आयरन बढ़ती चली जाएगी। और ये जो क्रोनिकली आयरन का ओवरलोड होता है, इसको हम नाम देते हैं हीमोक्रोमाटोसिस। ये आपके ऑर्गन्स वगैरह को, हार्ट हो गया, लिवर हो गया, पैंक्रियास हो गया, जाहिर बात है डैमेज करता है। तो हीमोक्रोमाटोसिस के दो कॉजेज हो गए, नंबर 1 इनहेरिटेड एबनॉर्मेलिटी, नंबर 2 फ्रीक्वेंट ट्रांसफ्यूजन्स। इसको ट्रीट कैसे करना है, इसके लिए भी आप पार एंट्रली आयरन किलेटर दे देते हो, डिफेरासिरॉक्स, ठीक है। एक और काम भी कर सकते हैं हम, वो ये होता है फ्लेबॉटमी। फ्लेबॉटमी ये होता है बेसिकली कि ब्लड को हम बॉडी में से निकालते हैं। जिस तरह आप ब्लड डोनेट नहीं करने जाते, तो इंशाल्लाह करते ही होंगे आप, तो जब ब्लड डोनेट करने जाते हैं वो ब्लड में से आपकी बॉडी में से ब्लड निकल गया ना, तो काफ़ी सारी आयरन निकल गई ना बॉडी में से, ठीक है। अब ये थैलेसीमिया के पेशेंट में से ना निकालना शुरू कर देना, खुदा का वास्ते में पहले खून की कमी होती है। लेकिन वैसे अगर कोई एब्जॉर्प्शन का इशूज़ आ रहे हैं या वैसे आयरन के इशूज़ आ रहे हैं, आयरन ज़्यादा हुई है बॉडी में, तो फ्लेबॉटमी भी की जा सकती है। यानी कि आम में से बाजू जो होता है उसमें से यूजुअली हम लोग उसके वेन्स में से थोड़ा सा ब्लड वगैरह निकालते रहते हैं डॉक्टर, ताकि इस बंदे के अंदर आयरन बहुत ज़्यादा ना हो जाए। यार आयरन को काफ़ी घसीट लिया हमने, अब आगे देखते हैं दूसरी चीज़ विटामिन B12 फॉलिक एसिड इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।